हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टेक्सेलेंट। बात करेंगे आज सेक्शन 133(6) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। और मैंने देखा है कि आजकल ये जो सेक्शन है इसके नोटिस बहुत आ रहे हैं असेसीज को। तो असेसी जो होते हैं, हम जो लोग होते हैं, हम डर जाते हैं इस तरह का नोटिस देखते ही। हमें लगता है किस तरह की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कॉल कर रहा है। तो basically this section gives investigative power to the assessing officers above the rank of inspector like ITO, JCIT, CCIT, ACIT. तो this section gives investigative power। वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉल कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि असेसी ने कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है और बेसिकली ही हैज़ नॉट डिस्क्लोज इनकम इन द ITR एंड हैज़ नॉट पेड द टैक्स ऑन दैट इनकम। तो वो उस आदमी को वो नोटिस इशू कर सकते हैं। बेसिकली नोटिस आता है उन लोगों को जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, जो जनरली देखा गया है जो प्रॉपर्टी में सेल परचेज करते हैं, या फिर जिन्होंने शेयर में काफ़ी अच्छी मूडी ट्रांजेक्शन करी है F&O में और इंट्राडे करा है काफ़ी अच्छा, उनको ये नोटिस आता है ज़्यादातर। और थर्ड जो आता है वो कैश डिपॉजिट जो ज़्यादा लोग करते हैं, 10 लाख से ऊपर, 12 लाख, 15 लाख, जिन लोगों ने इतना कैश डिपॉजिट करा होता है बैंक में, उन लोगों को भी इस तरह का नोटिस आता है। क्योंकि आजकल हमें खुद भी नहीं पता कि हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास होती है। हमें लगता है कि हम छोटी मोटी ट्रांजैक्शन कर लेंगे और डिपार्टमेंट से बच जाएंगे, पर हमें नहीं पता है कि डिपार्टमेंट के पास हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। क्योंकि आजकल हर चीज़ पैन बेस्ड है, पेटीएम, गूगल पे, हर चीज़ आपकी पैन बेस्ड है। बैंक जो है आपका SFT में हर एक ही चीज़ आपकी डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज कर देता है। और जो बेसिकली शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है, अगर उनको ये नोटिस आया तो उसका ढंग से रिप्लाई करना, और जो भी उनकी इनकम है वो सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए उन्हें ITR में। तो अब सपोज जैसे मुझे ये नोटिस रिसीव हुआ 133(6), तो 10 साल पहले का नोटिस रिसीव हुआ। फाइनेंशियल ईयर 11-12 में पूछते हैं कि आपने कैपिटल गेन में ट्रांजेक्शन करी थी और आपने उसको ITR में डिस्क्लोज नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ITR देखूंगा बेसिक कि मैंने वो डिस्क्लोज करा था या नहीं करा था। जाहिर है नहीं करा होगा तभी ये नोटिस आया मुझे। तो मैं सबसे पहले उसमें देखूंगा कि मेरा कैपिटल गेन कितना बन रहा था और उस पर टैक्स कितना बन रहा था। सपोज 5 लाख का कैपिटल गेन था और उस 20% के स्लैब में मैं आ रहा था, तो 1 लाख रुपए मुझे टैक्स जमा करना था, पर मैंने नहीं करा विद इंटरेस्ट। तो आज की डेट में मुझे उस टैक्स को विद इंटरेस्ट जमा करा देना चाहिए डिपार्टमेंट के पास। क्योंकि बेसिकली जो ये सेक्शन है, असेसिंग ऑफिसर आपके असेसमेंट खोलने के लिए तैयार है उस साल की। उसके लिए उसने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपना ITR भर के या फिर उस इंफॉर्मेशन दे के आप अपनी जो टैक्स है वो जमा कर सकें, जिससे आप असेसमेंट से बच जाएंगे। सपोज मैंने 1 लाख पे जो इंटरेस्ट था 6 साल 10 सालों का, वो मैंने जमा करके डिपार्टमेंट में चालान जमा कर दिया, या मतलब जो भी है अपना डिस्क्लोज कर दिया कि मैंने हाँ टैक्स जमा कर दिया है। तो असेसिंग ऑफिसर आपकी जो प्रोसीडिंग है वहीं ड्रॉप कर देगा। उसे लगेगा कि भाई हाँ बंदे ने टैक्स जमा कर दिया है, तो वो क्यों आपको नोटिस इशू करेगा। पर अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, आपको लगा कि चलो देखा जाएगा, और आपने इसके ऊपर कोई रिप्लाई भी नहीं करा, ना टैक्स जमा करा, ना आपने कोई मतलब बिल्कुल भी आपने जहमत नहीं उठाई इसका रिप्लाई करने की, तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपका असेसमेंट खोलेगा और 1 लाख जो आपका टैक्स बनता था वो तो आपसे लेगा ही, उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा और आपके ऊपर पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम लगाएगा, जो 100% से 300% जा सकती है। यानी एक तो आप देंगे, उसके ऊपर आप 3 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दे सकते हैं पेनल्टी के नाम के, और इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। तो जब भी आपको ये नोटिस रिसीव हो, आप उस साल में जाइए और बोनाफाइड जो आपकी इनकम थी वो सारी डिस्क्लोज कीजिए, टैक्स पे कीजिए, तो आपके ऊपर से असेसमेंट हट जाएगा। तो ये था जो बेसिक था सेक्शन 133(6) के बारे में। और अब इसमें आगे चलते हैं। तो सेक्शन 133(6) इज अ सेक्शन इन द इनकम टैक्स एक्ट विच ग्रांट्स इन्वेस्टिगेटिव पावर टू द AO। इन्वेस्टिगेटिव पावर देता है, और कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी कुछ भी चल रहा है, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ये सेक्शन में नोटिस इशू करके वो इन्फॉर्मेशन AO हमसे मांग सकता है। प्रोविजन अंडर सेक्शन 133(6), इसमें प्रोविजन क्या है?
इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कॉल करी जा सकती है, जो भी अथॉरिटीज़ को लगता है कि हाँ ये हमारी इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में ये हमें हेल्प करेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉल करी जा सकती है। और ज़रूरी नहीं कि आपका कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही हो तभी इन्फॉर्मेशन कॉल करी जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी डिपार्टमेंट को लगेगा हाँ आपने कुछ इनकम ITR में डिस्क्लोज नहीं किया, टैक्स नहीं पे कराया, वो इन्फॉर्मेशन आपसे कॉल कर दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपका कोई केस पहले से चल रहा हो तभी आपको ये नोटिस इशू करा जाएगा। और इसकी कोई फ्रेम टाइम लिमिट नहीं है, ये किसी भी टाइम आपको, किसी भी टाइम के लिए आपको इशू करा जा सकता है, 10 साल पहले के लिए भी, 5 साल पहले के लिए भी। तो इसकी कोई फ्रेम टाइम लिमिट नहीं है। बस मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जब भी आप अपनी ITR भरें उसे बोनाफाइड भरें, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप छुपाएं ना डिपार्टमेंट से। अगर आपने कोई मोडी ट्रांजेक्शन करी है, जैसे जो मैंने आपको बताया कैश डिपॉजिट कराया है, या आपने शेयर ट्रेडिंग करी है या फिर प्रॉपर्टी बेची है, तो उसके लिए आप अपनी बोनाफाइड जो टैक्स है वो पे कर दें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन से जो ऑफिसर है वो हमें ये नोटिस इशू कर सकते हैं, तो ये तो जो है सारे ही ऑफिसर हमें इशू कर सकते हैं, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर और DGIT, CCIT, JCIT, सारे कमिश्नर हमें ये इशू कर सकते हैं। और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जब होता है DTA वाले केस में, जो है असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर का बंदा ही हमें ये इशू कर सकता है। DTA जब जैसे केस में होगा कि मान लो टैक्स DTA में आ रहा है 30% और आपने 25% ऑफर करा, तब ये नोटिस इशू करा जाएगा। तो उसके लिए जो अथॉरिटी होगी वो असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर से ऊपर का लेवल का बंदा ही आपको इशू कर सकता है। पर नॉर्मल केस में ये कोई भी ऑफिसर आपको इशू कर सकता है, और बस इनको एक परमिशन लेनी पड़ती है, वो तो इनका इंटरनल मैटर है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो जहाँ पे भी ये नोटिस आएगा उसको हमें कंप्लाई करना है और उसका रिप्लाई करना है। कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन कि ये किन किन जो ऑफिसर्स हैं ये किन किन लोगों से इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं, तो इसकी जो 231 में लोग लिखे हुए हैं उन सब से ये इन्फॉर्मेशन कॉल करी जा सकती है। 231 में इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, डायरेक्टर, कंपनी, LLP, इन सब लोगों से इन्फॉर्मेशन कॉल करी जा सकती है। और इन लोगों से जो भी लोग जुड़े हुए हैं सबसे इन्फॉर्मेशन कॉल करी जा सकती है। जैसे मैं हूँ तो मेरे पापा, चाचा, मामा, सबसे इन्फॉर्मेशन कॉल करी जा सकती है। कंपनी है तो डायरेक्टर, LLP है तो पार्टनर, फर्म है तो पार्टनर, सबसे इन्फॉर्मेशन कॉल करी जा सकती है। और हमारे बैंक से भी, जहाँ पे हमारे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, हमारे ब्रोकर जहाँ हम शेयर ट्रेडिंग करते हैं, उनसे भी इन्फॉर्मेशन कॉल करी जा सकती है। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन तो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जैसे सपोज मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने प्रॉपर्टी बेची थी 5 साल पहले, तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, अब प्रॉपर्टी से बेचने से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे प्रॉपर्टी आपने खरीदी कितने की थी, जो आपने उसको वैल्यूएशन कराया तो वैल्यूअर ने वो कितने रुपए की उसकी वैल्यू आ गई थी उसकी रिपोर्ट चाहिएगी। जो अपने प्रॉपर्टी बेची उस टाइम उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या कहती है, स्टैम्प वहाँ पे सर्कुलेट के चल रहा है, रजिस्टर्ड डीड में जो अमाउंट लिखा है उसके ऊपर तो आपने ऐसा तो नहीं उससे ऊपर पैसे लिए, कैश में पैसे लिए हों, अपने अकाउंट में पैसे कैश जमा करा दिए हों। तो जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो तो सब डिपार्टमेंट कॉल ही करेगा। तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डिफाइंड नहीं है, ये डिपेंड करेगा किस तरह का आपका ट्रांजेक्शन जो है वो फंसता है डिपार्टमेंट के पास। जैसे शेयर ट्रेडिंग है तो शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सोर्स क्या थी, जो आपने 5 लाख रुपए मान लो अपने ब्रोकर के अकाउंट में डाले तो 5 लाख की सोर्स क्या थी, और तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है ये कॉल करेगा डिपार्टमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नोटिस आता है तो जो ऑफिसर आपको नोटिस भेज रहा है वो डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और CIT की अप्रूवल के बाद ही आपको नोटिस भेजेगा। खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो नोटिस आता है तो रिप्लाई करना ही पड़ेगा। और ये कोई 100 टन नोटिस नहीं होता है, ये हमेशा ऑनलाइन नोटिस आता है। और उस तीसरे इसमें लिखा है कि ऑनलाइन मोड में ही आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, और बस यही चीज़ें लिखी हैं कि सारा ऑनलाइन होगा प्रोसेस, और ये कुछ इसकी टर्म्स कंडीशन है। खैर हमें इसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो जहाँ पे भी नोटिस मिलेगा हम अपना ही ये देखेंगे कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाएगी, जो हम ITR फाइल कर रहे हैं वो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दें।
तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी. सो दिस वीडियो एंड्स हियर एंड आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो.